तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 10.2, जिसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को पढ़ने से पहले वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। जब आप वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स का मुताला करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में सबसे जो पहला हमारे पास टर्म है, ये टर्म्स हमारे पास मौजूद। तो मैंने अब तक 3 टर्म्स लिखे हैं, 2 टर्म्स को और डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो पहला टर्म हमारे पास है टाइम पीरियड, जिसका सैम्बल है आपके पास कैपिटल टी। और टाइम पीरियड क्या है एक वेव में, ठीक है। तो देख लेते बेटा, टाइम पीरियड इज़ द टाइम पीरियड क्या है, एक टाइम है टेकन फॉर वन पॉइंट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन का है या वाइब्रेशन का है। तो टाइम पीरियड क्या है बेटा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। ठीक है, किसी एक वेव को बेटा एक ऑसिलेट करना हो या वन वाइब्रेशन करने में जितना वक्त लगे, ठीक है ना, किसी भी एक वेव को वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन करने में जितना वक्त लगे उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो ज़रा देखिए बेटा, एक वेव होता कितना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इधर देखिएगा आप, वेव्स कहाँ से बेटा, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल को। और वेव्स क्या है बेटा, ये जनरेट होगी। ये देखिए, ये वेव्स निकली, एक क्रस्ट आया और यहाँ पे आया। ठीक है, ये कितना वेव है आपके पास बेटा, एक वेव है। ठीक है, इस वेव को एक वाइब्रेशन करने में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये आया इस पॉइंट से, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट शुरू हुआ और वापस उसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है ना। तो ये जो आप जो देख रहे हैं, ये वेव्स मुकम्मल होने में, ये एक वाइब्रेशन होने में या एक ऑसिलेशन होने में जितना वक्त लगेगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अभी इस तरीके से देखिए, दूसरा वेव भी आएगा, 2 वाइब्रेशन हो जाएगा। देखिएगा 2 वाइब्रेशन कैसे होगा। तो अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ फर्दर, तो ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, कितना वाइब्रेशन हो गया बेटा, 2 वाइब्रेशन। कितने वाइब्रेशन हो गए, 2 वाइब्रेशन। अगर सोचिए मैं आपको और दिखाता हूँ, 3 वाइब्रेशन दिखाता हूँ, ये कितना वाइब्रेशन हो गया बेटा, 3 वाइब्रेशन। द टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। जो टाइम हमें लगे बेटा, जो टाइम लगे वेव को एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन करने के लिए, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो आज इन किताब की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इट इज़ द टाइम टेकन फॉर वन पॉइंट ऑन द वेव, वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो ये एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से समझे शुरू हुआ और दोबारा होने के बाद इसी पॉइंट पे यहाँ पे इस तरफ आ गया है। तो ये एक पॉइंट ने एक वाइब्रेशन मुकम्मल किया है। ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट, यहाँ से मतलब शुरू होगा दोबारा इसी जगह पर आएगा, समझ में आ रही बात। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ऐसा भी हो सकता है, बाद औक़ात हो सकता है आपको हाफ वेव दिखाया जाए, यहाँ से वेव शुरू कर दिया जाए, तो यहाँ से बेटा यहाँ से यहाँ तक का फासला भी एक वेव कहलाएगा। ठीक है ना। तो खैर, तो अभी आप इसी को समझें, जो भी आपका एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लग रहा है आपके पास, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो कहाँ तक बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगा टाइम पीरियड। अब इसमें टाइम जो है 1 सेकंड भी लग सकता है, 2 सेकंड भी लग सकता है, 3 सेकंड भी लग सकता है, या इसके अलावा डेसिमल सेकंड भी लग सकता है। ठीक है, यानी 2.5 सेकंड या 1.5 सेकंड, 1.75 सेकंड। तो एक वाइब्रेशन करने में टाइम कुछ भी लग सकता है, इसमें कोई गारंटी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा बेटा जो टाइम पीरियड, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, टाइम है तो इसकी यूनिट आपके पास होगी सेकंड। क्या होगी बेटा, सेकंड इसकी यूनिट होगी। ओके, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइम पीरियड समझ में आएगा बेटा। टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। क्लियर है। इसके बाद आपके पास मौजूद बेटा फ्रिक्वेंसी। तो टाइम पीरियड समझने के बाद फ्रिक्वेंसी को समझना ही बेहद ज़रूरी है। फ्रिक्वेंसी क्या है, तो डायरेक्ट आप फ्रिक्वेंसी नहीं समझ पाएंगे, तो टाइम पीरियड समझ लेंगे, फ्रिक्वेंसी समझ पाएंगे। तो फ्रिक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स। Frequency is the number of complete waves produced by a source per unit time। ठीक है, प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, प्रोड्यूस पर यूनिट, हमेशा जो है बेटा वेव किसी ना किसी सोर्स से ही रिलीज होगी। तभी मैंने इसको नहीं पढ़ा, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में आपके पास कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक सेकंड में जितने वेव्स आपके पास प्रोड्यूस हो गए वही उसकी क्या होगी बेटा, फ्रिक्वेंसी होगी। एक सेकंड में जितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे वही उसकी क्या होगी बेटा, फ्रिक्वेंसी होगी। अगर एक सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो रहा है या 10 वाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ होगी। ज़रा इस पर देखिए बेटा, मिसाल के तौर पर समझें, ऐसा समझ लें
कि ये यहाँ 3 ऑसिलेशन है, 3 वाइब्रेशन है, समझे, ये 1 सेकंड में प्रोड्यूस हुआ है। कितने सेकंड में प्रोड्यूस हुआ? 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर हमारे पास 3 वाइब्रेशन या 3 वेव्स प्रोड्यूस हुई, 3 कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 3 हर्ट्स। ये हर्ट्स जो है बेटा फ्रिक्वेंसी की यूनिट, जिसको मैंने शॉर्ट में HZ लिखा है, लेकिन अभी मैं पूरा लिख देता हूँ। तो 1 सेकंड में कितना वेव्स प्रोड्यूस है बेटा? 3 कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस हुई है। तो इस वेव्स की फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा? 3 हर्ट्स। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस बाय अ साउंड पर यूनिट टाइम। सोचें, ठीक है। अब क्या है बेटा दूसरा केस, ठीक है, ये एक पहला केस हो गया। तो 1 सेकंड में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। सोचिए यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है वो 1 सेकंड में प्रोड्यूस हुआ टाइम में, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 3 हर्ट्ज होगी। तो सोचें अगर ये जो 3 वेव्स है ये प्रोड्यूस हुआ मेरे साथ 2 सेकंड में, कितने सेकंड में? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 3 वेव्स प्रोड्यूस हुआ वो 2 सेकंड में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। 2 सेकंड नहीं, 3 सेकंड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन में ना फंसाया जाए। सोचिए ये 3 वेव्स 3 सेकंड में प्रोड्यूस हुआ है, समझ में आ रही बात? तो इधर जो है आपके पास, लेकिन इसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चले है, तो इधर जो 3 सेकंड में 3 वेव्स प्रोड्यूस हुई है, तो मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई है? जब 3 सेकंड में 3 कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो गई? तो 1 सेकंड में 1 प्रोड्यूस हुई है, 2 सेकंड में 2 वेव्स प्रोड्यूस हुई है, 3 सेकंड में 3 वेव्स प्रोड्यूस हुई है। तो 1 सेकंड में जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है वो है आपके पास 1। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई बेटा? 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे ही देख लें आप। तो यहाँ देखिए बेटा टोटल कंप्लीट 2 वेव्स है। ये शुरू हुआ, क्रस्ट आया, यहाँ पे आया, ट्रफ आया, फिर यहाँ दोबारा अपने उसी पॉइंट पर आ गया। ये हुआ 1 वेव्स, ठीक है, शुरू हुआ, फिर ये 2 वेव्स है टोटल, ठीक है। तो ये 2 वेव्स जो प्रोड्यूस हुई, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में प्रोड्यूस हुई। कितने सेकंड में प्रोड्यूस हुई है? 1 सेकंड से। तो बताएं इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गया आपके पास 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो उसको क्या कहेंगे आप? फ्रिक्वेंसी कहेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। यहाँ पे जो है बेटा 3 सेकंड में प्रोड्यूस हुआ 3 वेव्स, तो हम 1 सेकंड का निकालेंगे, तो 1 सेकंड में 1 वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास 1 होगी। तो इसी तरीके से एक और देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो देखें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से लेके, तो मैं इसको रेड से इंडिकेट करता हूँ। तो ये वेव शुरू हुआ बेटा, क्रस्ट आया, ट्रफ आया, ठीक है, यहाँ तक 1 वेव, यहाँ तक 2 वेव, यहाँ तक 3 वेव, फिर ये गया 4 वेव, और यहाँ तक बेटा 5 वेव। इसको हटा देता हूँ। तो टोटल 5 वेव प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। और अगर सोचें आप 1 सेकंड में ये 5 वेव प्रोड्यूस हुई, कितने सेकंड में प्रोड्यूस हुई? 1 सेकंड में। तो बताएं इस वेव की फ्रिक्वेंसी क्या है? तो इस वेव की फ्रिक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, ठीक है, ओके, क्लियर। तो मिसाल के तौर पे, क्या मिसाल के तौर पे, बल्कि आप छोड़ें, आप इतना याद रखें कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसका फॉर्मूला के बाद फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस। तो जितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे उसको आपको टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब टाइम कितना भी लग रहा है, चाहे 10 सेकंड लगे, कुछ भी लगे, जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यूनिट टाइम आंसर आएगा। वो आपके पास जो आंसर आएगा 1 सेकंड के लिए आएगा। कितने के लिए आएगा बेटा? 1 सेकंड के लिए आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज़। तो देखें, तो इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। तो देखिए, तो बेटा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुआ 5, और इसमें जो टाइम लगा 1 सेकंड लगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा? 5 हर्ट्स आ जाएगी, 5 हर्ट्स आ जाएगी, ठीक है। हर्ट्स इस वैल्यू गलत लिखा गई, क्लियर है। तो इस तरीके से 5 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी आ गई। इसको मिटाता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। अब देखिए, अब ऐसा समझ ले, ये जो 5 वेव्स प्रोड्यूस हुई है मेरे पास, कितने? 5 वेव्स प्रोड्यूस हुई है, और ये प्रोड्यूस हुई है 10 सेकंड में, ठीक है। तो बताना है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आपके लिए डायरेक्ट बताना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी बता पाएंगे। तो आइए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वेव्स कितनी प्रोड्यूस हुई बेटा? 5, जो कि आप पहले ही गिन चुके हैं। टाइम कितना लगा? 10, डिवाइड करें इसको 5 1 5, और 1/2 डिवाइड करें 0.5 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है इस वेव की।
बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से मैं थोड़ा और तब्दीली करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये वेव प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, अब ये प्रोड्यूस हुई है, टाइम लगा इसको 5 वेव प्रोड्यूस होने में 20 सेकेंड। 5 वेव प्रोड्यूस होने में टाइम लगा है जो 20 सेकेंड। इसको आप लिखते रहें, हमारे पास जगह की शॉर्टेज है, ठीक है। तो 5 वेव प्रोड्यूस हुआ 20 सेकेंड में, तो इस फॉर्मूले में आपने पुट करना है वाइब्रेशन कितना हुआ 5 कंप्लीट वाइब्रेशन, और 20 सेकेंड डिवाइड करें इसको 1/4 आएगा। 1/4 डिवाइड करें 0.25 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और काम कर लेते हैं, ठीक है। अब चाहिए जो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है, ये 5 वेव्स प्रोड्यूस हुई है 5 सेकंड में हुई है, ठीक है। तो आइए फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, कैसे करते हैं। वेव्स टोटल जो प्रोड्यूस है 5 है और 5 सेकंड में हुई, तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 1 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो आइए एक और कंडीशन करते हैं यहाँ पे हम अपने पास, ठीक। तो ये जो वेव प्रोड्यूस हुआ है 5 वेव 2.5 सेकेंड में, कितने सेकंड में 2.5 सेकेंड। तो ये चेक करते हैं क्या फ्रीक्वेंसी आती है। वेव प्रोड्यूस 5 2.5, ठीक है। डिवाइड करें 2 1 2 और 2.5 1 जो भी है, और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। क्या है बेटा 2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय अ सोर्स इन अ यूनिट टाइम। आगे बढ़ते बेटा देखिएगा, फॉर्मूला आप समझ गए, फ्रीक्वेंसी निकालना सीख गए। इफ़ द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इज़ 1 एंड द टाइम इज़ टेकन t, देन फॉर्मूला क्या होगा इसका, आपके पास फॉर्मूला होगा f इज इक्वल टू 1/t। इफ़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इज़ 1, अगर नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस 1 हो रहा है तो वेव्स की जगह आप 1 लिखेंगे नंबर ऑफ वेव, एंड द टाइम इज़ t, तो नीचे आप t लिख देंगे। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है आपके पास, ठीक है। ये भी क्या है बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है। अगर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ हो तो आप आसानी से फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। तो 1 के नीचे टाइम पीरियड की वैल्यू आपने लिखनी है, फ्रीक्वेंसी आप पता लगा पाएंगे तमाम वेव्स का, अगर आपको टाइम पीरियड पता है, या अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को अरेंज कर लें, जब फॉर्मूला अरेंज होगा तो t इज़ इक्वल टू 1/f हो जाएगा, और इससे आप क्या निकाल पाएंगे, टाइम पीरियड निकाल पाएंगे, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखेंगे और टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकेंगे, ठीक है। क्लियर है बात आपको। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, और 1 वाइब्रेशन करने में जितना वक्त लगता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे बातों को और तफसील से समझेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को याद रख लें, काम आएगा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। दोनों आपस में क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। अगर मैं इसका रिलेशन आपको बताऊँ कि अगर सोचे टाइम पीरियड क्या होता है, कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, कम होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आपके पास क्या है बेटा, टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, कम होगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये भी वही रिलेशन है, अरेंज किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब आ जाए देखते हैं बेटा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज़ अ लीनियर डिस्टेंस। तो वेवलेंथ क्या है, एक लीनियर डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है आपके पास बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्रस्ट के दरमियान देखना है तो क्रस्ट के दरमियान देख लें, अगर आप सिर्फ ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को देखना चाहते हैं तो उसके दरमियान देख लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले ट्रांसवर्स वेव में देखते हैं। तो क्या है बेटा ट्रांसवर्स, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव। तो पहले ट्रांसवर्स वेव देखते हैं, फिर आगे और डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये आगे पास क्या बेटा ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउन मूव वाइब्रेट करता है, और जो वेव्स है राइट एंगल बनाते हुए 90 डिग्री बनाते हुए इससे इस तरफ ट्रैवल करती है, ठीक है। दोनों क्या है परपेंडिकुलर होती है, दोनों की मोशन वाइब्रेशन, ठीक है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे जो क्रस्ट कहाँ है, क्रस्ट कहाँ है। तो आप देख सकते हैं बेटा क्रस्ट जो है ये वाला पॉइंट है, ये क्या है बेटा आपके पास क्रस्ट है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास ट्रफ है, जो आप पहले से ही जानते हैं, ठीक। बताया गया ये सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान। तो सक्सेसिव के मायने लगातार या मुसलसल आने वाला क्रस्ट, तो ये है पहला क्रस्ट और ये है लगातार दूसरा क्रस्ट, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बेटा वेवलेंथ, जिसको मैंने इसके सिंबल से लिखा है लैम्बडा, जिसका सिंबल का नाम है, ठीक है, एक ग्रीक लेटर का वर्ड है। तो क्या है बेटा ये सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस, उसको कहते हैं हम वेवलेंथ। इसी तरीके से सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है, इसको भी कहते हैं वेवलेंथ। आप दोनों से चाहे जिसको भी इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो वेवलेंथ इधर होगी वही वेवलेंथ इधर होगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट और ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव,
ठीक है। अगर आगे भी इसके क्रस्ट होता, अगर क्या है बेटा होता, तो इसके दरमियान भी क्या है बेटा, ये वेवलेंथ होती, क्या होती बेटा, वेवलेंथ। इसको क्या है शो किया है हमने लैम्डा से, ग्रीक लेटर से। तो क्रस्ट या क्रस्ट के दरमियान या सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान या सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान जो लीनियर डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे आप वेवलेंथ। क्लियर है। अब आगे देखते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव में भी देख लेते हैं। अच्छा पहले इसको देखें, तो वेवलेंथ को नापते किसमें बेटा, मीटर में नापते हैं। जो एसआई यूनिट है आपके पास वो क्या है बेटा, आपके पास मीटर है। ठीक है। अब आ जाए लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, चलिए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ एंड ट्रांसवर्स एंड टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल में बेटा क्रस्ट ट्रफ नहीं होता, क्या होता है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन होता है। तो उनके दरमियान कंप्रेशन, सक्सेसिव कंप्रेशन के दरमियान या तो सक्सेसिव रेरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा लीनियर, उसको कहेंगे आप वेवलेंथ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेव स्ट्रॉ की है जो कि बिल्कुल सीधी नहीं है, बड़ी टेढ़ी लाइन है, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो देख लेते हैं बेटा। तो आप जानते हैं कि इस एरिया में, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस पोर्शन में हो रहा है कंप्रेशन। क्या हो रहा है बेटा, कंप्रेशन। इस पोर्शन में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं आराम से, रेरफेक्शन। इस पोर्शन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन। इस पोर्शन में क्या हो रहा है, रेरफेक्शन। तो मैंने बताया पहले सक्सेसिव कंप्रेशन। तो बेटा ये रहा सक्सेसिव कंप्रेशन, ये रहा सक्सेसिव कंप्रेशन। इसके सेंटर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सक्सेसिव कंप्रेशन के सेंटर से, इसके भी कंप्रेशन के सेंटर में। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। ओके। अब इसी तरीके से ट्रफ के दरमियान, इसको मैं बता रहा हूँ, वो रेरफेक्शन के दरमियान, किसके दरमियान बेटा, रेरफेक्शन के दरमियान। तो रेरफेक्शन के दरमियान मैं इधर आर मिटा देता हूँ ताकि देख लें, बात को समझ लें। तो यहाँ से भी आर मिटा रहा हूँ। तो ठीक है। तो इधर देखें, इधर सी मिटा रहा हूँ, आप तो समझ गए होंगे अब। तो ये देखिए ट्रफ रेरफेक्शन, और ये क्या है बेटा, रेरफेक्शन, जिससे मॉलिक्यूल्स दूर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्प्रिंग दूर है क्योंकि रेरफेक्शन की वजह से। तो रेरफेक्शन, सक्सेसिव रेरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कहलाता है वेव लेंथ। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि वेव लेंथ क्या है और वेव लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है, ऐसा यूनिट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वेव लेंथ समझ में आ गया। तो आप डिस्कस करेंगे। तो चौथी वेव कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है बेटा, वेव स्पीड। तो जिस तरीके से आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर क्लास 9 में आपने स्पीड ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला था v=s/t था। ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसको चेंज करेंगे वेव्स के लिए। वहाँ पे आप एक फिजिकल मैथ्स के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पे बेटा वेव्स के लिए इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे वेव मोशन यानी वेव स्पीड के लिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं और फिर क्या करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसका होगा फॉर्मूला v=f λ। ठीक है। तो काम शुरू करते हैं। चलो वेव स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव। ठीक है। तो क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल होगा एक पॉइंट से वेव पर। ठीक है। और जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसको डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से, और आपके पास वेव स्पीड पता चल जाएगी। तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं। तो सच एज क्रस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्रस्ट से क्रस्ट का फासला भी देख सकते हैं आप, ट्रफ से ट्रफ का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्रस्ट से क्रस्ट का फासला क्या कहलाता है बेटा, वेव लेंथ कहलाता है, एक वेव लेंथ। इसी तरीके से बहुत सारे वेव लेंथ जो है वो कवर होंगे और इन रिस्पेक्टिव टाइम में। तो उससे हम क्या मालूम करेंगे बेटा, वेव स्पीड मालूम करेंगे। तो एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान। तो आज शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टाइम टेकन। स्पीड के लिए बेटा सिंबल है v, डिस्टेंस के लिए s, टाइम के लिए बेटा t। क्लियर है। अब क्या है बेटा, इस फॉर्मूले को तब्दील करेंगे वेव्स के लिए। तो क्या है बेटा, लेट अस कंसिडर फॉर अ वेव डिस्टेंस ट्रैवल s इज इक्वल टू लैम्डा और t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये टाइम जो है टाइम पीरियड में तब्दील होगा, डिस्टेंस जो है वो लैम्डा में तब्दील होगा, क्योंकि लैम्डा भी क्या है, वेव लेंथ भी क्या है बेटा, डिस्टेंस तो है, कोई फ़र्क तो नहीं। तो आज इस फॉर्मूले में तब्दीली करते हैं। तो v इज इक्वल टू एस की जगह क्या आएगा बेटा, लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की जगह कैपिटल T। ठीक है। तो आप जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं भाई बताएं। तो 1/t बराबर होता है फ्रिक्वेंसी के, अभी हमने देखा। तो 1/t बराबर है फ्रिक्वेंसी के। तो आप क्या करेंगे बेटा, 1/t की जगह, इसके ऊपर 1 भी मौजूद है, तो 1/t की जगह f पुट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो v इज इक्वल टू f
लैम्डा। तो 1/t की जगह f आ गया। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया और इस फार्मूले से बेटा वेव स्पीड मालूम कर सकेंगे। इस फार्मूले से किसी भी वेव की स्पीड को क्या कर सकेंगे बेटा, मालूम कर सकेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी बेटा, मीटर पर। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो आज ही निकाल के देख लेते हैं यूनिट। फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है 1/s यानी 1/सेकंड, जिसको आप सेकंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं, तो लिख लें। अभी मैं 1/सेकंड लिख लेता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई वेवलेंथ की यूनिट ऐसा ही यूनिट मीटर। तो ये क्या बेटा मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। एस को ऊपर भेज दें तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। या इसको आप इस तरीके से भी यूनिट निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट यूनिट लिखे एस इन्वर्स और वेवलेंथ की मीटर। तो ये हो गया बेटा मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट बेटा वेव वेलोसिटी को मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इसके बाद जो देख लेते बेटा, तो ये फार्मूला है हमारे पास v = f लैम्डा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा क्या बेटा, वेव वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो आपके पास क्या है बेटा, वेवलेंथ बढ़ेगी। तो इसी तरीके से हमारे पास बेटा है, देख लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमारे पास एक वेव है जिसकी वेव लेंथ है बेटा 10 मीटर। कितनी बेटा, 10 मीटर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है 0.1 हर्ट्ज़। क्या है, 0.1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और वेव है, ठीक है। उसकी जो वेव लेंथ है वो है 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते तो हमारे पास आती है 0.2 हर्ट्ज़, ठीक है। वेव लेंथ कहाँ है बेटा, ये रहा वेव लेंथ, ठीक है ना। जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, f = 1/5। तो f = 0.2 हर्ट्ज़। तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली 2 और वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ 10 है और वेवलेंथ यहाँ पे 5 है। तो देखिए बेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है 10। फ्रीक्वेंसी 0.1 है तो वेवलेंथ कितना है बेटा, 10 है। समझ में आ रही बात आपको। और इसके 10 मीटर है, वेवलेंथ क्या है बेटा, 10 मीटर, ठीक है। और अगर देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ 5 मीटर है। वेवलेंथ क्या है, क्रस्ट से क्रस्ट के फर्क, क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ अगर 10 मीटर, फ्रीक्वेंसी कम है। और वेवलेंथ देखें अगर क्या है आपके पास कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो आप देख चुके हैं बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। और वेवलेंथ कम होती है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो अब इन्हीं दोनों डेटा को इस्तेमाल करते हैं और वेव वेलोसिटी मालूम करते हैं कि इस वेव की वेलोसिटी क्या है और इस वेव की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और वेवलेंथ भी डिफरेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और वेवलेंथ भी डिफरेंट है। तो देखते हैं इनकी वेव वेलोसिटी क्या है, इनकी वेव वेलोसिटी क्या है, कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से या वेवलेंथ को तब्दील करने से वेव वेलोसिटी में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास है v = f लैम्डा। तो यहाँ जो बेटा f की वैल्यू है वो है 0.1 और लैम्डा की वैल्यू है 10। तो 0.1 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो वेव स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर का फासला तय होगा 1 सेकंड में, ठीक है। अब इस तरीके इस पर लगा दे बेटा वेव स्पीड का फॉर्मूला v = f लैम्डा। f की जो वैल्यू है वो आपके पास है 0.2 और लैम्डा की वेव लेंथ की स्पीड है 5 और ये मल्टीप्लाई होगा और आपके पास आएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी है, वेव स्पीड है, वो दोनों की सेम है 1 मीटर पर सेकंड, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और इसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, इसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो वेव्स तो वही थी, फ्रीक्वेंसी में तब्दीली हुई, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है बेटा, एक इमेजनरी लाइन है, ठीक है, ख्याली लाइन है, असल में इसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो ख्याली लाइन है किसके ऊपर बेटा, वेव्स के ऊपर। तो अभी एक वेव्स के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको क्या कहेंगे बेटा, वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है। इनको इसी तरीके से समझा जाता है।
दैट जॉइंस ऑल पॉइंट दैट आर इन सेम फेज, उन तमाम पॉइंट्स को जोड़ेगा जो सेम फेज पर मौजूद होंगे। कहाँ पे बेटा? सेम फेज पर, एक ही तरफ, ठीक है। तो अ वेव फ्रंट इज यूजुअली ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल वेव क्रस्ट, तो एक वेव में जितने भी क्रस्ट मौजूद होंगे, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे? ज्वाइंट करेंगे और उसको क्या कहेंगे? जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हुई है उसको कहेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की कितनी एग्जाम्पल दे रहा है? 2 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। एक है आपके पास डिपेंडिंग ऑन हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस, और वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है इसके हिसाब से वेव फ्रंट जो है वो बनेगा, ठीक है, यानी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होगी। तो आइए देखते हैं बेटा, एक फिगर है 10.16 आपकी किताब में ए। तो एक रिपल टैंक है हमारे पास, उसमें जो डिपर इस्तेमाल हो रहा है, डिपर कैन प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स, ठीक है। अगर डिपर कौन सा वेव प्रोड्यूस करता है बेटा? सर्कुलर वेव प्रोड्यूस करता है, तो उसका वेव फ्रंट भी क्या होगा बेटा? सर्कुलर होगा। तो अगर डिपर सर्कुलर वेव प्रोड्यूस करता है तो उसका वेव फ्रंट भी क्या होगा बेटा? सर्कुलर। तो आइए पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बेटा? ये एक डिपर है जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है। तो समझे एक बॉल है, ये सर्कुलर है, तो इसको जैसे ही पानी में डुबोएंगे और अप एंड डाउन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? पानी में क्या होगा? वेव्स प्रोड्यूस होगा। और आप देखेंगे कि पानी में क्या है बेटा? लहरें बन रही होती हैं, ऊपर नीचे आप देखेंगे उसमें क्रस्ट और ट्रफ। ऐसा आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो पिक्चर में ज़रूर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लाइन देख रहे हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्रस्ट, ठीक है। जो आपको लाइन दिख रही है सर्कुलर, जो सर्कुलर लाइन दिख रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? क्रस्ट को। खैर छोड़े, आपने डिपर डुबाया, पानी के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो ये देखिए ये वेव्स जनरेट हो रही है, ये देखिए ये वेव्स गई क्रस्ट पे, ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, इधर देखिए ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा? वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कुलर लाइन सर्कुलर वेव फ्रंट बनाएंगे, जहाँ जहाँ क्रस्ट मौजूद है, क्रस्ट को कवर करते हुए बनाया गया, ठीक है। पहले वेव प्रोड्यूस करवाना है, उसके बाद सर्कुलर लाइंस बनानी है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर शेप जो बना है, सर्कुलर लाइन, सर्कुलर जो हमने वेव फ्रंट बनाया है, सर्कुलर क्या बनाया है? वेव फ्रंट बनाया है। तो देखिए ये कहाँ मौजूद है बेटा? क्रस्ट पे मौजूद है, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट कहाँ ड्रॉ होता है बेटा? क्रस्ट के ऊपर ड्रॉ होता है, ठीक है। ओके, तो मतलब इस वेव फ्रंट से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा? क्रस्ट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जो भी वाटर है वो ऊपर है, ऊपर की जाने पे। तो ये भी सर्कुलर लाइन, ये भी सर्कुलर वेव फ्रंट देखिए, ये भी किसके ऊपर बेटा? क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा? एक वेव फ्रंट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा? क्रस्ट मौजूद है। तो इधर भी देखिए बेटा एक वेव फ्रंट है जो कि क्रस्ट पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? क्रस्ट मौजूद। सोचिए आपने डिपर डुबाया पानी में और वेव ऐसे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ऊपर उठी हुई चीज़ें दिखेंगी वो क्या होगा बेटा? वो उस जगह पे क्रस्ट मौजूद है। और जहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा वो नीचे होगा, ठीक है, नीचे होगा, वहाँ से आपको आसानी से दिख जाएगा। और जो नीचे होगा वो क्या होगा बेटा? ट्रफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा? वेव फ्रंट के बारे में है। तो सर्कुलर वेव फ्रंट को आपने समझ लिया किस तरीके से सर्कुलर वेव फ्रंट ड्रॉ करना है बेटा? क्रस्ट के ऊपर उसको ड्रॉ करना है। अब इसी तरीके से बेटा स्ट्रेट वेव फ्रंट हमारे पास होंगे, इसको प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। कौन सा वेव फ्रंट होंगे बेटा? हमारे प्लेन वेव फ्रंट। तो आ जाए इसको देखते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट किस तरीके से प्रोड्यूस होगा देखते हैं। तो इन रिपल टैंक अ प्लेन डिपर, क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? प्लेन डिपर। तो ये डिपर है, लकड़ी का रॉड है जो कि मोटर की वजह से पानी के अंदर जाएगा, नीचे लकड़ी का रॉड नीचे ऊपर। तो क्या है उसकी वजह से बेटा वेव जनरेट होगा रिपल टैंक में। और जब वेव जनरेट होगा बेटा वेव आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। वेव क्या बढ़ेगी? आगे सोचिए पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है, वेव कहाँ बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी, ठीक है। पानी के अंदर लकड़ी गया, वेव आगे जा रही है, तो वेव आगे जा रही है, ठीक है। वेव, ये 2 वेव आगे जा रही है, समझ लें 2 वेव्स क्या है बेटा? आगे जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा? क्रस्ट देखें कहाँ है? ये रहा क्रस्ट, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये रहा क्रस्ट, ये रहा क्रस्ट, ये रहा क्रस्ट। तो ये मैंने लाइन जो इमेजिनरी ड्रॉ की है बेटा, ये क्या है आपके पास? वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट से आपको पता चलेगा इस पोजीशन पर क्या मौजूद है बेटा? क्रस्ट मौजूद है। तो इस तरीके से वेव कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल से जो इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।